रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे नुपुर शर्मा केस में एक कंट्रोवर्सी हो गई। आज का टॉपिक उस बारे में है और वो चीज़ जिससे भी जिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों से, जैसे कि ब्लास्फेमी हो गया, मुस्लिम देशों में ईशनिंदा का कानून हो गया और भारत में कुछ इससे रिलेटेड कोई कानून है या नहीं, इस बारे में जो भी इस टॉपिक से रिलेट करता है हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें पीयू की रिपोर्ट भी है, 2019 में आई थी, इन्हीं रिलीजियस ब्लास्फेमीज रिप को लेकर के, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ऑर्बिटर डिक्टा काफ़ी चर्चा में है। ये ऑर्बिटर डिक्टम जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उन ऑब्जर्वेशन को लीगल टर्म में या टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटर डिक्टम कहते हैं। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जब किसी भी तरह का जजमेंट देती है तो जजमेंट के अलावा भी कई सारी चीज़ें वो ऑब्जर्वेशन या बहुत सारी चीज़ें और भी कहती है जो कि जजमेंट का हिस्सा नहीं होती हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उन्हीं को ऑर्बिटर डिक्टा कहा जाता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ऑर्बिटर डिक्टा इसलिए मैंने ये टर्म ले लिया क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है कि ऑर्बिटर डिक्टा क्या, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में था। तो ऑर्बिटर डिक्टा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, डिक्टा मतलब समथिंग दैट इज़ टू बी सेड, और मीन्स इन पासिंग, मतलब जजमेंट देते समय कुछ और भी जो कहा गया है वो। तो ये है ऑर्बिटर डिक्टा। बाकी क्या था ये केस वो हम देख लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था वो इस बारे में हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल हैंडेडली इस चीज़ के लिए जो भी केस भारत में जो भी इस समय माहौल चल रहा है, या किसी की हत्या हो गई, चाहे उदयपुर केस हो गया, उसके लिए सिंगल हैंडेडली ऑब्जर्वेशन में कहा है अपने कि ये नुपुर शर्मा इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस केओस। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा ऑब्जर्वेशन में अपने, तो इसको ले करके अक्रॉस मीडिया हर एक जगह बहुत ही अलग अलग तरह का रिएक्शन था। आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, बाकी सोशल मीडिया पे देखा होगा, हर जगह अलग अलग चर्चाएं हो रही थी। बहुत जगह ऐसा भी लग रहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या हुआ, लेकिन भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की व्यवस्था है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सुपरसीड कर सके। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन है या डिसीज़न है तो उसमें आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप उस पर कोई क्रिटिक भी दे सकते हैं, लेकिन बस आपको करना ये होगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है आपको उससे रिस्पेक्ट करना होगा, बस इतना ही है। बाकी उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप उस पर कुछ अपना आर्टिकल लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब उसको डिस्कस किया जा सकता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता है। ठीक, तो इसमें क्या है कि हुआ क्या, इस सिंपल केस था। ये केस किस चीज़ का था? केस था रिपोर्ट्स को क्लब करने का। एफआईआर इनके नुपुर शर्मा के खिलाफ भारत के बहुत सारे गैर बीजेपी शासित राज्यों में, जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी, लगभग उन्हीं सारे स्टेट्स में बहुत सारे एफआईआर हुए थे। उन सभी को क्लब करने के लिए इन लोगों ने रिट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें दो चीज़ें देखेंगे हम। पहले तो इसकी टेक्निकलिटीज़ में कि एज ए रिट ये फाइल किया गया था। हमने बात किया था एक अपने प्रीवियस लेक्चर में, एज ए रिट कब फाइल किया जा सकता है, जब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। तो इसमें इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कहाँ पे हो रहा था वो देखेंगे, और उससे रिलेटेड और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस बारे में भी देखेंगे। तो इसमें ये एज ए रिट फाइल किया था। इसमें आप देख लीजिए एज ए रिट था वो रिपोर्ट। ये देखिए, ये है ना, इसमें ये जो पिटीशन फाइल है, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, द रिट पिटीशन इज डिसमिस्ड एज विथड्रॉन। तो एज ए रिट फाइल किया गया था, ठीक है ना। और हमने बात किया था कि एज ए रिट हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए इसे डायरेक्टली अप्रोच किया गया था। तो इसमें क्या था, इसमें केस क्या था कि सारे जो भी एफआईआर थे अलग अलग स्टेट्स में, इन्हीं को क्लब करने के लिए ये रेट था कि ये रेट इसलिए दिया गया था। तो इसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, जब भी एफआईआर के क्लब करने की बात आती है तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट है उनकी बात होती है, जिनमें ये है टीटी एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 2001 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भी जब केसेस को क्लब करने की बात आती है तो ये 2001 के टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का हमेशा जिक्र होता है।
और दूसरा अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2020 में अभी रिसेंट केस है, ये हम लोगों ने देखा था। तो इन दोनों केसेस का जिक्र करते हुए इनके लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया था। और रिट किस लिए? रिट तो मतलब फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए होता है। तो कौन सा राइट वायलेट हो रहा था इनका? तो जब सुप्रीम कोर्ट का टीटी एंटनी केस में जो जजमेंट आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 22 आपको ध्यान है, आर्टिकल 22 हमने बात की थी डबल जियोपार्डी मतलब एक गुनाह के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। मतलब एक ही चीज़ के लिए दो जगह कई जगह FIR नहीं हो सकता। ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज़ अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। मल्टीपल FIR ऑन द सेम इंसिडेंट वुड वर्चुअली मीन मल्टीपल ट्रायल्स। कई जगह FIR मतलब हो गया कि ये मल्टीपल ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई भी हो उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो इसी के आधार पे, इसी फंडामेंटल राइट को हमें रिज्यूम करने को ले करके ये लोग गए थे कहाँ पे? रिट पिटीशन, एज ए रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए थे। तो ये 2 केसेस थे जिनको ले करके ये लोग गए थे इन आधार पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके केसेस को खारिज कर दिया। रिट पिटीशन जो भी था उसको डिसमिस कर दिया। उसमें अपने जजमेंट में इसने ये कहा कि कंसाइंस ऑफ द कोर्ट इज़ नॉट सेटिस्फाइड। बस ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जुडिशरी के हिसाब से। एक कंसाइंस जो शब्द है वो सभी सारे लॉज पे सब पे भारी पड़ता है, ठीक है। तो ये कंसाइंस ऑफ द कोर्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड। हालांकि उन्होंने इन दोनों केसेस को पे एग्री थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मतलब गोस्वामी केस और एंथनी केस के दोनों को वैलिड बताया। दोनों प्रेसिडिंग्स को वैलिड बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारा कंसाइंस अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने केस को डिसमिस किया। तो ये था ये केस। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो केसेस का आधार क्या था। इन पे जो केसेस था, देखिए भारत में ब्लास्फेमी को लेकर के कोई इस तरह का कानून डायरेक्टली नहीं है। 295A IPC का 295A एक कानून है जो कि 1927 में बना था। वो है किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट अगर कोई करता है तो उसको लेकर के है कि किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट होता है तो इस पे केस फाइल किया जा सकता है 295A के आधार पर, जिसमें मैक्सिमम जो सज़ा का प्रावधान है वो 3 वर्ष है, जिसको बढ़ा करके 4 वर्ष किया जा सकता है, जिसको बहुत सख्त सज़ा नहीं कहा जा सकता। तो ये 295A इसके लिए। ब्लास्फेमी से रिलेटेड कोई भारत में कानून नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये कानून भी 295A भी एक इस्लामिक रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ था 1920s में, उसी के आधार पर ये कानून भी आया था। भारत में ब्लास्फेमी से रिलेटेड लेकर के एंशिएंट इंडिया से आज तक कभी कोई इस तरह का कानून एग्जिस्टिंग में नहीं था। आप गूगल करेंगे, विकिपीडिया करेंगे तो भी उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि भारत में खासकर जहाँ पे जो डेवलप्ड नेशन है, खास करके इस्लामिक नेशन तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो है ही, जो क्रिश्चियन नेशन भी है वहाँ पे भी ब्लास्फेमी कानून है, जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वहाँ पे भी है। लेकिन भारत जैसे सोसाइटी में ब्लास्फेमी कानून जैसी चीज़ों का कोई एंशिएंट एग्जिस्टेंस नहीं होता था। 1927 में पहली बार 295A इंक्लूड किया गया, दैट टू किस लिए? क्योंकि इस्लामिक सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ था कुछ लोगों का। कौन सा एक समथिंग कोई बुक थी, समथिंग रसूल करके एक बुक थी, उसी पे कुछ लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ था, तब ये जा कर के ये कानून आया था, ठीक है। तो ये है भारत में इससे रिलेटेड कानून का। जैसे कि जो इनके अगेंस्ट, नुपुर शर्मा के अगेंस्ट भी जो केस फाइल किया गया होगा वो किसमें 295A के आधार पे ही किया गया होगा। अभी जो जुबैर, जिसने आल्ट न्यूज़ का जो फैक्ट चेकर है, जिसने इस वीडियो को काट छाट के वायरल किया था, उसको अगेंस्ट भी जो केस फाइल किया गया है 295A के अगेंस्ट ही किया गया है। मतलब ब्लास्फेमी का जो एक छोटा सा अल्टरनेट जैसा इसको यूज़ किया जाता है 295A को, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाँ एक और चीज़ देख लीजिए कि भारत में कोई इस तरह का कानून नहीं है, ठीक है ना। IPC में कोई ब्लास्फेमी को लेकर के कानून नहीं है डायरेक्टली, लेकिन पंजाब ने अभी 2018 में हाल ही में एक ब्लास्फेमी को लेकर के नया कानून बना दिया। अमरिंदर सिंह सरकार ने इसे पास किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2018 में, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है, ठीक है। कि किसी भी होली स्क्रिप्चर लाइक भगवत गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के अगर कोई इस तरह की कोई टिप्पणी किया, डिसरिस्पेक्ट शो किया, तो उसमें क्या है, आजीवन कारावास की सज़ा
किया, जिसको बहुत इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। जो भी प्रोग्रेसिव लोग थे, लोगों ने, जो भी एकेडमिक्स था, उन लोगों ने इस नियम को, इस कानून को भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे इतना डाइवर्स सोसाइटी है, क्रिटिसाइज़ किया गया इसको। ठीक, उसके बाद जो ब्लास्फेमी लॉ सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, ये ग्लोबली ये प्रॉब्लम का विषय बना हुआ, मतलब एक कैंसर जैसा हो गया है हर जगह। भी देखिए पाकिस्तान में कुछ दिन पहले, कल या परसों की बात है, मतलब लोग इस पे हंस भी रहे हैं, वहाँ के भी जो एनलाइटेंड लोग हैं वो लोग भी इसको हंस ही रहे थे कि ब्लास्फेमियस क्यूआर कोड, वहाँ पे मशीन जनरेटेड कोई क्यूआर कोड था, वो उस पे केस हुआ कि भाई वो कैसे ब्लास्फेमियस, कि ये कुछ उनके जो भी हो ब्लास्फेमी का उनका अपना कैटेगराइजेशन है, इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं, ब्लास्फेमी में इसे मानते हैं। उसमें ब्लास्फेमी क्यूआर कोड था, क्यूआर कोड कुछ ऐसा जनरेट कर दिया या कुछ दिखने में कुछ ऐसा लग रहा होगा जो इनको लगा होगा कि ये इनके स्क्रिप्चर्स का अपमान है, तो इसके अगेंस्ट केस हुआ। 18 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया और पूरे वहाँ के हर एक स्टोर पे सैमसंग के तोड़फोड़ हुआ। तो उसको लिखित माफ़ी भी मांगनी पड़ी सैमसंग ऑफिसर्स को, पाकिस्तान सैमसंग ऑफिसर्स को, कि वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है हर एक क्रॉस द रिलीजन। तो देखिए ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक छिटफुट घटना जैसा है कि कहीं एक जगह हो गया गलती, ये कहीं भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए पाकिस्तान में ही ये अभी कुछ महीने पहले की घटना है, ये एक श्रीलंकन सिटीजन को जिंदा जला दिया गया इसी आरोप में, ब्लास्फेमी के ही आरोप में, कि उनके किसी स्क्रिप्चर को उसने फाड़ के फेंक दिया या जला दिया या कुछ भी जो भी रहा हो। तो उसके लिए ये काफ़ी न्यूज़ में, मीडिया में ह्यूमन राइट्स ने इसको फैलाया था। तो ये इस पे कुछ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस पे प्रोग्रेस आया है, मतलब कई लोगों को सज़ा मिली है इस केस में। उसके बाद जो है ये तो हुआ ही था अभी इस केस में। बाकी एक बार और इस तरह की केस हुई थी कि पेप्सी के बॉटल पे कुछ बारकोड में कुछ ऐसा उन लोगों को लगा जो कि इनके कुछ रिलीजियस आइकॉन का पिक जैसा लग रहा था या ऐसा कुछ। तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें भी बहुत बवाल हुआ, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हुई। तो ऐसा वहाँ पे अक्सर होता रहता है, खासकर पाकिस्तान या इस्लामिक मुल्क में। एक ऐसा आसिया बीबी वाला केस बहुत फेमस है, इसलिए इसको जिक्र करना इसका ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या थी, क्रिश्चियन थी, इनको ब्लास्फेमी के लिए इनको लाइफ सेंटेंस दे दिया, मृत्युदंड की सज़ा हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, एक तो इनका ये एडवांटेज रहा कि भाई ये क्रिश्चियन थी, इसलिए पूरा यूरोपियन वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड इनके सपोर्ट में आ गया। और उसी दौरान क्या था कि पाकिस्तान को IMF से कुछ बेल आउट मिलना था, बेल आउट पैकेज मिलना था, कुछ पैसे मिलने थे। तो यूरोपियन वर्ल्ड के प्रेशर में इस केस को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाला गया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ किया और फिर वहाँ से तुरंत वहाँ से बाहर फॉरेन ये चली गई। बाकी और कंट्रीज़ ने इनको सिटीजनशिप अवार्ड कर दिया। तो ये बहुत फेमस, मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड केस है ये वाला। इसमें एक और चीज़ हुई कि पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान में, वहाँ के गवर्नर एक बार बस एक अपना सपोर्ट देने के लिए इसके साथ चले गए, क्योंकि इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इस तरह खतरा था, लाइफ जान से मारने की। तो एक मॉरल सपोर्ट के लिए चले गए। कुछ दिनों बाद इनके बॉडीगार्ड ने ही हत्या कर दी। तो इस स्तर तक वहाँ पे ये बीमारी फैली हुई है। अब वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही, बाकी क्या है, फांसी का प्रावधान है वहाँ पे, ठीक है ना, फांसी का एग्जीक्यूट करने का प्रावधान है, वहाँ तक है, ठीक। तो ये पहले तो नहीं था, क्योंकि भारत में जो लॉ था IPC 1927 में जो था, वही IPC पाकिस्तान के लिए भी था, कॉमन था। PPC हो गया बाद में डिवीज़न के बाद। लेकिन उसी 295A में इन लोगों ने ABCD जोड़ करके क्या किया, इसको और स्ट्रिक्ट बना दिया। किसके टाइम में, जियाउल हक जो वहाँ का मिलिट्री लीडर था, उसने जब टेक ओवर किया वहाँ की सरकार को, तो 70s और 80s में इसने इस बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया ब्लास्फेमी लॉ को ला कर, ठीक है ना। तो उसके लिए इसको पूरा, मतलब वहाँ के जो भी कुछ एनलाइटेंड लोग हैं, जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं, उन लोगों ने इसके लिए उसको बहुत ब्लेम करते हैं जियाउल हक को, कि जो आज वहाँ पे ब्लास्फेमी लॉ है जितना स्ट्रिक्ट, जिसमें कि सिर्फ 2019 में 18 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, उसका कारण जो है जियाउल हक है।
उसके बाद जो है ये, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि ऐसा नहीं है कि कोई लोकलाइज्ड इंसिडेंट है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, चाहे डेवलप्ड नेशन हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। कि चार्ली हेब्दो का केस हमें याद होगा, चार्ली हेब्दो केस में एक इसी तरह का उसने पिक्टोरियल डिपिक्शन किसी और का, कोई और ने बनाया था, उसका अपने मैगज़ीन में पब्लिश किया। उसके बाद चार्ली हेब्दो का केस हुआ, अगेन वो ब्लास्फेमी को लेकर के ही था कि उनके किसी भी रिलीजियस आइकन का अपमान हुआ है उनके हिसाब से, तो उन्होंने पूरे बहुत सारे लोगों को, इनोसेंट लोगों को वहाँ पे मार दिया। उसके बाद जो इसी केस का जिक्र करते हुए एक सैमुअल पेटी का केस आपको याद होगा, फ्रांस में बहुत ज़्यादा, ये तो इंटरनेशनली इसको ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था ये वाला केस। तो इस केस में सैमुअल पेटी जो थे, ये कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कुछ इस तरह की चर्चा चल रही होगी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेकर के, उसमें इन्होंने एक्सप्रेशन को लेकर के चार्ली हेब्दो केस का जिक्र किया। इस जिक्र में इन्होंने जो इसमें पेंटिंग पब्लिश हुआ था उसको एक बार शो किया, उसमें इनका कोइंसिडेंट मुस्लिम निकला, फिर बाद में इनकी भी हत्या हो गई। तो ये सब चीज़ें जब हर जगह होने लगी, तब यहाँ की गवर्नमेंट ने, फ्रांस गवर्नमेंट ने एंटी सेपरेटिज़म लॉ लाया, इमैनुअल मैक्रोन ने, जिसको दुनिया के हर एक मुल्क ने, हर एक इस्लामिक मुल्क प्लस बाकी हर एक कंट्री ने, जहाँ भी एक रिप्रेजेंटेशन है इस्लामिक पॉपुलेशन का, उन हर एक कंट्रीज़ ने इस बिल को क्रिटिसाइज़ किया, इस लॉ को क्रिटिसाइज़ किया। हालांकि फ्रांस ने क्या इसको पास किया, इस लॉ को एग्जीक्यूट किया। तो ये है एंटी सेपरेटिज्म लॉ, हम लोग किसी एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये है। बाकी इसमें हम देख लेते हैं कि प्यू की रिपोर्ट 2019 में आई थी। प्यू एक रिलीजन से रिलेटेड जो भी डेटा पब्लिश करती है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इसके रिपोर्ट्स को डिस्कस किया जाता है। तो पीयू की रिपोर्ट क्या कहती है कि 79 कंट्रीज़ आउट ऑफ 198, मतलब 200 में से 80 कंट्रीज़, मतलब 40% कंट्रीज़ में क्या है, ब्लास्फेमी लॉ है, जिसमें मैक्सिमम क्या है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। जैसे आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट के 90% कंट्रीज, मिडिल ईस्ट मतलब ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसमें 90% जगहों पे क्या है, ब्लास्फेमी लॉ है, एग्जिस्ट करता है। उसके अलावा जो है, जो सबसे जहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ है, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट है, उनमें से कौन आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, सऊदी अरेबिया आता है, ईरान आता है, ब्रुनेई आता है और नाइजीरिया। यहाँ पे क्या है, इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है। 2019 में अकेले 17 लोगों को, पाकिस्तान में अभी जो हमने बात किया था, 2019 में अकेले टोटल 17 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया। हालांकि एग्जीक्यूट नहीं किया गया तुरंत, लेकिन सज़ा दे दी जा चुकी है फांसी की। और इस तरह के केसेस में जो ब्लास्फेमी से रिलेटेड केसेस है, उसमें कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है। जितने लोगों पे FIR होगा इस तरह का, उसमें सभी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो फांसी तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये है वहाँ कैसे। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अभी हाल ही में 2019 में ग्रीस ने क्या किया, रिपील कर दिया जो भी वहाँ पे एक ब्लास्फेमी लॉ था, ग्रीस ने 2019 में उसको रिपील कर दिया, समाप्त कर दिया। और 2019 में ही न्यूजीलैंड ने भी वहाँ पे एक जो ब्लास्फेमी लॉ था उसको समाप्त किया। हालांकि जो न्यूजीलैंड में जो लॉ था वो 1922 से आज तक एक बार भी यूज़ ही नहीं हुआ था, एनफोर्स ही नहीं हुआ था, तो वो तो पहले से ही समाप्त ही मानिए, लेकिन फॉर्मली उसने समाप्त कर दिया 2019 में। ठीक है, तो ये हैं इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स। और बाकी हमें ये इस तरह की जो ब्लास्फेमी लॉज हैं, तो आप अगर मतलब ठीक ढंग से समझें तो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में कितना महत्वपूर्ण है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वैसी चीज़ों पे ब्लास्फेमी का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिल्कुल क्वेश्चन मार्क, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी एनलाइटेंड लोग हैं उन लोगों को सोचना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट है उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। फिर भी वो इस तरह के लोगों पे जितना प्रॉपर ढंग से वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, बाकी दुनिया का कोई और मुल्क इस तरह से नहीं कर पा रहा है। तो अब कोशिश किया है फ्रांस में, अब देखते हैं उसका क्या, किस तरह का इम्पैक्ट होता है। कुछ आने वाले दिनों में पता लगेगा कि एंटी सेपरेटिज्म बिल किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ और क्या उसका वैल्यू कुछ बाहर निकल के आया कि नहीं, उसका क्या पॉजिटिव रोल हो रहा है सोसाइटी में या नहीं। तो भारत में भी कुछ इस तरह के कानून की आवश्यकता है।
और जो भी खासकर जब 295A का भी मेरे हिसाब से इस तरह का ज़्यादा ब्लास्फेमी से रिलेटेड लॉ में तो उसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि खासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही ब्लास्फेमी से ज़्यादा प्रॉब्लम है और एक बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ब्लास्फेमी से लेकर के उतनी दिक्कत नहीं है। तो उनके हिसाब से 20% के हिसाब से जब 80% के लिए कानून बनेगा तो समाज बेसिकली न चाहते हुए भी एक बहुत ही अलग और एक ब्रूटल सोसाइटी की तरफ जा रहा, 1400 साल पहले जा रहा। तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में न रखते हुए प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरह हमें लॉ मेकिंग करना चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ हैपनिंग होती हैं करंट अफेयर में तो हम टॉपिक कवर करेंगे। इन सब चीज़ों को कवर करने का मेरा मकसद यही था कि पॉलिटी से रिलेटेड जो चीज़ें, जैसे कि ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहता है, ब्लास्फेमी को लेकर के क्या कहता है, ये सब चीज़ें इसमें कवर करना था। ओके, थैंक यू।